नमस्कार। कभी सोचा है कि ये कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर मतलब एक सब कॉन्टिनेंट पर राज करने लगे और फिर अचानक सिर्फ 1 साल के अंदर उससे सब कुछ छीन लिया जाए। जी हाँ, ये कहानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। एक ऐसा कानून जिसने कॉरपोरेशन के राज को खत्म किया और एक पूरे एम्पायर का सीधा शासन शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए बनी थी, एक पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल खो बैठी? बस इसी सवाल का जवाब हमें सीधा 1858 के उस मशहूर एक्ट तक ले जाएगा। और देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक साम्राज्य को लगे एक बहुत ही जोरदार झटके से। तो आखिर क्या था वो झटका? वो कौन सी घटना थी जिसने इतने बड़े बदलाव की नींव रख दी? वो झटका था 1857 का विद्रोह। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इसने लंदन में बैठे हुक्मरानों को यह साफ साफ दिखा दिया कि भाई, एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी एक देश को चलाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटेन में तो जैसे भूचाल आ गया। गुस्सा एकदम उबाल पर था। वहां के अखबारों में हेडलाइंस छप रही थीं कि ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की लालची और गलत नीतियों की वजह से हुआ है। बहस छिड़ गई कि भाई, एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में करोड़ों लोगों की किस्मत को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अब एक नई, एक ज्यादा जिम्मेदार सरकार की मांग जोर पकड़ रही थी। और इस बढ़ती हुई मांग का नतीजा क्या निकला? शायद इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट टेकओवर। जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल अब खत्म होने वाला था। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी। एक ऐसी कंपनी जिसने सदियों तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट का काम किया। इसकी ताकत, इसका प्रभाव बेमिसाल था। लेकिन अब इसका वक्त पूरा हो चुका था। तो 1858 के एक्ट का सबसे पहला काम ही यही था, कंपनी को खत्म करो। पावर का ट्रांसफर बिल्कुल क्लियर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की सरकार सीधे सीधे राज करेगी। और इसी एक्ट के साथ एक और बड़ी चीज हुई। ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्हें भारत की साम्राज्ञी का टाइटल दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये जो पावर ट्रांसफर था, ये सिर्फ एक सरकारी बदलाव नहीं रहा, बल्कि एक पर्सनल, एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। तो ठीक है, कंपनी तो चली गई। अब उसकी जगह कौन आया? भारत के लिए एक बिल्कुल नया सरकारी ढांचा तैयार किया गया। तो चलिए देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर दिखता कैसा था। तो सबसे पहला काम, पुरानी कंफ्यूजिंग व्यवस्था को हटाया गया। देखिए, कंपनी के राज में ना एक डुअल कंट्रोल का अजीब सा सिस्टम था। एक तरफ थे कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कौन क्या कर रहा है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, बड़ा कंफ्यूजन था। तो इस एक्ट ने इस पूरे कंफ्यूजन को ही खत्म कर दिया, दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। और इसकी जगह जो नया सिस्टम आया, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अब पावर की एक सीधी चेन ऑफ कमांड थी जो लंदन से भारत तक जाती थी। कैसे? देखिए, सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट। उनके ठीक नीचे एक नया पावरफुल मंत्री बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर भारत में उनका नुमाइंदा वाइसरॉय, और वाइसरॉय के नीचे पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम सीधा हिसाब। अब इस पूरे नए सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट था, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद। जरा सोचिए, ये कितना पावरफुल पोस्ट रहा होगा। ये कोई आम ऑफिसर नहीं था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, सीधा प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में बैठता था। मतलब भारत से जुड़े हर छोटे बड़े मामले पर आखिरी फैसला इसी का होता था। असल में लंदन और भारत के बीच की सबसे जरूरी कड़ी यही था। और इतिहास में इस पावरफुल पद को संभालने वाले जो पहले शख्स थे, उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। अच्छा, भारत में क्या हुआ? यहां जो गवर्नर जनरल का पद था, उसे एक नया नाम, एक नया टाइटल भी दिया गया, वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब ही होता है क्राउन का, यानी राजा या रानी का सीधा प्रतिनिधि। तो इस टाइटल से यह बात साफ हो गई कि अब भारत में जो भी हो रहा है, वो सीधे सीधे ब्रिटिश राजशाही के नाम पर हो रहा है। और भारत के पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और मजे की बात यह है कि 1857 के विद्रोह के वक्त यही गवर्नर जनरल भी थे। तो कह सकते हैं कि जिस तूफान के दौरान वो इंचार्ज थे, उसी तूफान के बाद नई व्यवस्था को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। तो ये तो हो गया नया ढांचा, लेकिन इसका भारत पर असल में असर क्या हुआ? चलिए अब इस एक्ट के जमीनी नतीजों पर एक नजर डालते हैं।
सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा ये कि भारत अब ऑफिशियली एक डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। कंपनी राज का चैप्टर क्लोज और ब्रिटिश राज का नया चैप्टर शुरू। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 560 से भी ज्यादा। ये उन भारतीय रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स की संख्या थी जिन्हें कहा गया कि भाई आपका राजपाट बना रहेगा, लेकिन एक शर्त पर, आपको ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी यानी उनकी सर्वोच्चता को मानना होगा। यह असल में एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। स्थानीय राजाओं से लड़ने के बजाय उन्हें नए सिस्टम का हिस्सा बना लो। इसके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी पॉलिसी चेंजेस हुए, जैसे कि वो बदनाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद है वो पॉलिसी जिसके बहाने कई राज्यों को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था? हाँ, उसे ऑफिशियल तौर पर खत्म कर दिया गया। ये एक तरह से उन राजाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश थी जो विद्रोह का एक बड़ा कारण थी। इसके साथ ही देश को चलाने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज का सिस्टम बनाया गया और कहा गया कि अब भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खैर, कम से कम कागज पर तो यही कहा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो 1858 के इस एक्ट ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी, एक ऐसी विरासत जिसके असर को आज भी महसूस किया जा सकता है। और जरा देखें कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 1857 में विद्रोह की आग भड़की। सिर्फ एक साल बाद अगस्त 1858 में इस कानून पर शाही मोहर लग गई और उसके बस 3 महीने बाद ही 1 नवंबर 1858 से भारत में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। जानते हैं इस कानून का ऑफिशियल नाम क्या था? एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम। ये टाइटल अपने आप में काफी कुछ कहता है, नहीं? और यही हमें हमारे आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है। और सवाल यही है, जब एक कॉरपोरेशन की जगह एक सरकार ले लेती है तो क्या वो वाकई बेहतर सरकार होती है या फिर वो सिर्फ कंट्रोल का एक नया चेहरा होता है? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पन्ने आज भी हमें दे रहे हैं।